हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? बढ़िया। सॉलिड स्टेट लेक्चर 5 लेके आए हैं, जिसमें क्या पढ़ाएंगे? पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ाएंगे। लास्ट टर्म पे हमने पैकिंग एफिशिएंसी से ऊपर की चीज़ें ख़त्म कराई थी आपको, और कुछ क्वेश्चन भी दिए थे फार्मूला बनाने वाले, वो होमवर्क में किए भी थे आप लोगों ने। और अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं उससे, और क्या कर रहे हैं? पैकिंग एफिशिएंसी कर रहे हैं। क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी? पहले पैकिंग एफिशिएंसी की डिफाइन देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी किसे कहते हैं। नाम से पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी कितनी है पैक होने की, उसके अंदर आप कितना सामान पैक कर सकते हो, उसकी एफिशिएंसी अगर आप निकालने चलते हो तो उसको उस एफिशिएंसी को मैं पैकिंग एफिशिएंसी बोल सकता हूँ। यहाँ क्या है वो सामान और किसके अंदर भरा जा रहा है, यहाँ वो यूनिट सेल हैं, और सामान जो भरा जा रहा है वो क्या है? वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या फिर स्फीयर्स जो आप देख रहे थे उनको बोल रहे हैं हम लोग। तो किसी भी यूनिट सेल, अलग अलग यूनिट सेल देखेंगे हम लोग, ठीक है। किसी भी यूनिट सेल के अंदर कितने आप स्फेयर लोकेट कर सकते हो, कितनी परसेंटेज है उसकी। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी एक यूनिट सेल है, उसकी 70% पैकिंग एफिशिएंसी है, तो इसका मतलब आप उसके अंदर 70% तक जगह जो है वो ऑक्यूपाई करा सकते हो स्फेयर से। 30% जगह उसकी खाली रह जाएगी। ये होता है पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब। डिफाइन क्या है पैकिंग एफिशिएंसी की? पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। टोटल स्पेस पार्टिकल्स कितना फिलअप कर रहे हैं उसको निकाल लें हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो उसको पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। एक एक करके 3 तरीके के यूनिट सेल हमने जो पढ़े थे, तीनों तरीके के यूनिट सेल के लिए निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास में पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP एंड CCP स्ट्रक्चर्स। HCP और CCC स्ट्रक्चर में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कौन से वाले के लिए निकाले जा रहे हैं। ये निकाल रहे हैं हम लोग किसके लिए? फेस सेंटर्ड के लिए। फेस सेंटर्ड का मतलब सबको पता होना चाहिए कि फेस सेंटर्ड क्या होता है। फेस सेंटर्ड का मतलब होता है कि हर एक कोने पे तो प्रेजेंट हो गए लाइक प्रिमिटिव यूनिट सेल, और हर फेस के एक सेंटर पे भी रखा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते थे फेस सेंटर में, तो सब बच्चे जवाब दे सकते हैं कि फेस सेंटर में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 होते थे। 8 आते थे कहाँ से? जो कॉर्नर पे होते थे उनका कंट्रीब्यूशन होता था 1, 8 इंटू 1/8 करके निकालते थे। सेंटर वालों का कंट्रीब्यूशन आता था 3। टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स 4 आते थे। तो HCP और CCP स्ट्रक्चर का निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब हम किसका निकालेंगे? FCC स्ट्रक्चर का निकालेंगे, फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर का निकालेंगे। ठीक, ये आपको बात याद रखनी है जब आप इसे समझने आज चलते हैं उससे पहले। अब देखिए किस तरीके से समझेंगे। बोथ क्लोज पैकिंग HCP एंड CCP आर इक्वली एफिशिएंट। लेट अस कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन CCP स्ट्रक्चर। CCP में समझ लेते हैं। इन फिगर 1.24 लेट द यूनिट ऑफ द यूनिट एज लेंथ बी A। हम क्या बोल रहे हैं कि एक यूनिट सेल है, इसकी एज लेंथ मतलब हर इसकी जो एज होगी उसकी लेंथ क्या मान लेता हूँ मैं? A मान ले रहा हूँ। और जो इसके किसी भी फेज पे डायगनल होगा, जैसे यहाँ पे हमने एक डायगनल बना रखा है AC, इसको डायगनल की लेंथ को हम लोग क्या मान ले रहे हैं? BC मान ले रहे हैं। ठीक। अब देखिए ट्राइंगल ABC में सबको पता होगा कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है, ट्राइंगल ABC में अगर आप देखोगे तो आप पाइथागोरस लगाओगे तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC किसके बराबर है? B के बराबर। तो B स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? BC क्या है? BC और AB क्या है अगर आप देखोगे तो BC क्या है? ये रही, और AB क्या है? ये रही। तो ये भी तो एज लेंथ ही है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2A स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो दैट B स्क्वायर हमारे पास में सॉल्व आउट करके क्या आ गया? किसके बराबर आ गया? 2A स्क्वायर के बराबर आ गया। अगर आप यहाँ से निकालते हो तो B किसके बराबर आ जाएगा? सब बोलेंगे कि √2A के बराबर आ जाएगा यहाँ से। तो वही हमने यहाँ पे लिख के भी दिखाया है कि B किसके बराबर आ गया? √2A के बराबर आ गया। अब देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि जो हम स्फेयर, भाई आप सबको पता है कि स्फेयर से पैकिंग करते थे हम लोग। अगर हम कह रहे हैं कि जो स्फेयर हम लोग जिससे पैकिंग कर रहे थे इस यूनिट सेल के अंदर, उसका रेडियस R है, तो ये जो डायगोनल की लेंथ थी B, इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको 4R लिख सकता हूँ ना मैं। कैसे लिख सकते हैं 4R? देखिए, इस वाले स्फेयर का रेडियस आ रहा है इसमें, इस वाले स्फेयर का रेडियस आ रहा है, लेकिन इस वाले स्फेयर का बीच वाले जो जो फेस सेंटर का है वो तो पूरा स्फेयर आ रहा है ना, तो उसका तो डायमीटर आ रहा है। तो R यहाँ से आएगा, 2R यहाँ से आएगा, और R कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। तो इनको समअप करोगे तो कितना हो जाएगा? 4R हो जाएगा। तो आप इस डायगोनल की लेंथ को इन टर्म्स ऑफ स्फेयर रेडियस क्या लिख सकते हो? 4R लिख सकते हो। तो मैं बोल सकता हूँ कि B मेरा किसके बराबर आया था? √2A के बराबर आया था, लेकिन B 4R के बराबर भी है। तो 4R किसके बराबर हो जाएगा? √2A के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर A निकालना चाहो तो A आ जाएगा किसके बराबर? 2√2R। या फिर आप R निकालना चाहो तो R क्या आ जाएगा? A/2√2 आ जाएगा।
अब सब अभी मैंने निकाल के बताया था, दिखाया भी था कि टोटल नंबर ऑफ स्फेयर्स फेस सेंटर के अंदर कितने होते हैं। फेस सेंटर के अंदर 4 स्फेयर्स होते हैं। तो एक स्फेयर की वॉल्यूम कितनी होती है 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो टोटल 4 स्फेयर की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और क्यूब की वॉल्यूम कितनी है इतनी। हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे कैसे कि जितनी भी वॉल्यूम स्फेयर की है, ठीक, जितनी भी वॉल्यूम एक स्फेयर ऑक्यूपाई करता है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल वॉल्यूम से। उसको डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल वॉल्यूम से। और परसेंटेज में निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फेयर्स हम ऊपर लेते हैं, जितने भी स्फेयर होंगे। नीचे हम और 2 में करके दिखाएंगे और अच्छे से समझ में आएंगी ये चीज़ें। जितने भी स्फेयर वो यूनिट सेल के अंदर हैं उतने की वॉल्यूम आप ऊपर ले लोगे और यूनिट सेल की वॉल्यूम नीचे ले लोगे। यूनिट सेल की वॉल्यूम मतलब इस क्यूब की वॉल्यूम नीचे ले लोगे। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, ठीक। और परसेंटेज में निकाल रहे हैं इसलिए क्या कर देंगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए बात सब। चलें आगे। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि टोटल वॉल्यूम जो स्फेयर्स की होगी वो कितनी होगी 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो गई। क्यों हुई समझ में आया होगा सबको। एक स्फेयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होती है। टोटल इसके अंदर 4 स्फेयर थे तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। एक इसके बराबर आया 2√2r के। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो ये क्या हो जाएगा 2√2r का होल क्यूब। यहाँ वैल्यू, यहाँ फॉर्मूला लिख दिया हमने। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फेयर इन द यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इंटू 100%। पुट कर दिया यहाँ पे 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब 2√2r का क्यूब और 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगी वैल्यू सारी। पाई की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। यहाँ देख रहे होगे आप क्लियरली कि आर से आर क्यूब से आर क्यूब तो कट ही जाना है, आर क्यूब की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाई की वैल्यू आप 22/7 और 3.14 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो आंसर आप जब सॉल्व आउट करके निकालोगे तो 74% आ जाएगा। नो नीड टू सॉल्व आउट, आप इसे रिमेंबर करके चलिए क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि एससीपी या सीसीपी स्ट्रक्चर में की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। तो आपको ये डेरिवेशन भी याद करना है। 3 मार्क्स में डेरिवेशन पूछा जा सकता है या फिर फाइनल आंसर भी याद रखना है। ये नहीं डेरिवेशन ही याद है हमें फाइनल आंसर याद नहीं है। तो अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर हम करने बैठेंगे और फिर उसके बाद आंसर निकाल के लिखेंगे, नहीं। हम एक एक का याद रखेंगे कि एससीपी और सीसीपी का निकालेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी 74% आएगी। साथ में हम इस डेरिवेशन को भी याद रखेंगे विद फिगर। ये फिगर भी आपको नोटबुक में बनानी है, ठीक। चलिए, ये होगी पैकिंग एफिशिएंसी पहले की एफसीसी में, यानी कि एचसीपी या सीसीपी स्ट्रक्चर की। अब समझ लेते हैं कि इसके लिए बीसीसी के लिए, बीसीसी में किस तरीके की पैकिंग एफिशिएंसी होगी और कैसे निकालेंगे। बीसीसी क्या होता था, बीसीसी में होता था कि हर एक कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होता ही है लाइक प्रिमिटिव यूनिट सेल, बस उसके अलावा एक बीच में बॉडी के सेंटर में रखा होता है एक स्फेयर। बॉडी के सेंटर में एक स्फेयर को ला के रख देते हैं बस। तो बॉडी के सेंटर में हम एक स्फेयर को ला के रख देंगे। अब इसमें कंट्रीब्यूशन अगर मैं पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ स्फेयर्स कितने होते थे तो सब बता सकते हैं आसानी से कि बॉडी सेंटर में 2 होते थे। एक आता था 8 जो एटम है उनके कॉर्नर, 8 जो एटम कॉर्नर पे प्लेस है उसके कंट्रीब्यूशन होता था। और 1 जो सेंटर में बीचों बीच ला के रख दिया था, एग्जाम्पल दिया था रूम का, बीच में बॉल ला के रख दी, उस तरीके से बताया था। तो ये 2 हो जाता है इसमें यहाँ पे कंट्रीब्यूशन। पहले यहाँ पे और पैरामीटर जैसे कि ए और आर वो निकाल लेते हैं जब हम आगे चलेंगे। यहाँ देखिए क्या बन रही है बात। यहाँ बोला है कि ट्राइंगल ई एफ डी में जाइए। ट्राइंगल ई एफ डी देखिए आप लोग कहाँ दिख रहा है ट्राइंगल ई एफ डी, ये ट्राइंगल ई एफ डी, ये रहा मेरे पास में ट्राइंगल ई एफ डी, ठीक। इस ट्राइंगल में अगर मैं जाऊँ तो मैं इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो बोल सकता हूँ कि हाइपोटेन्यूज यानी कि ये वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगी। यानी कि बी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होगी। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। 90 डिग्री एंगल क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। 2 एजेस जो है एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाते हैं क्यूब में, सबको पता होगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप बी बोलना चाहो तो बी किसके बराबर आ जाएगा, √2a के बराबर आ जाएगा। अब ये निकाल लिया हमने। यहाँ थोड़ी कहानी तिरछी है, 2 बार आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी टेढ़ी कहानी है। तो 2 बार आपको ट्राइंगल में लगा के जब रिलेट करके हम लोग बना पाएंगे। ट्राइंगल ए एफ डी में देखिए, ट्राइंगल ए एफ डी ये वाला ट्राइंगल बन रहा है पूरा बड़ा वाला। इस ट्राइंगल में हम देखें तो क्या बोलेंगे हम लोग कि कौन सी वाली साइड, सबको पता होता है कि हाइपोटेन्यूज होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, क्लियरली दिख जाती है लॉन्गेस्ट साइड आपको। तो ये जो होगी आपकी, ये होगी आपकी हाइपोटेन्यूज। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल यहाँ कहीं बन रहा होगा, समझ सकते हैं आसानी से आप। सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर किसके बराबर आया, अभी तो बी निकाल के आए ना,
बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a² पुट कर दिया तो यहाँ से सी स्क्वायर किसके टर्म्स में आ गया, 3a² के टर्म्स में आ गया। हमने सी क्यों निकाला, क्योंकि हम सी को ही रिलेट कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो ये जो स्फेयर्स प्रेजेंट है ये सी पे ही प्रेजेंट है। सी को ही तो मैं लिख सकता हूँ ना, जैसे वहाँ पे मैंने लिखा था सी को लिख सकता हूँ 4r, तो इसलिए मैं सी की टर्म्स में निकालना चाह रहा था, इसलिए मैंने सी और ए को रिलेट कर लिया और यहाँ से मुझे पता चला कि सी किसके बराबर है, √3a के बराबर है। लेकिन सी तो 4r के बराबर भी है, कैसे, r से 2r से r से, तो 4r बराबर हो जाएगा √3a के, वही हमने यहाँ पे लिखा √3a बराबर 4r के हो जाएगा। यहाँ से a निकालोगे तो क्या हो जाएगा 4r/√3, या फिर r निकालोगे तो क्या हो जाएगा √3a/4। टोटल नंबर ऑफ एटम्स अभी बताइए कितने हैं, इसमें 2 हैं, तो टोटल वॉल्यूम अगर आप निकालोगे तो कितनी आएगी, 2 × 4/3 πr³ आएगी। टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल की कितनी आएगी, a³ होती है तो 4/3 r का होल क्यूब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये देखो a यहाँ पे 4/√3 r आया था। इसको भी सॉल्व आउट करोगे, r से r यहाँ भी दिख रहा है, r से r³ से r³ कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई की वैल्यू पुट करोगे 3.14 पुट कर लेना, तो आंसर जो होगा वो 67 पॉइंट समथिंग आएगा। आप उसे अप्रॉक्स 68% ले सकते हो। ठीक, तो आप याद करके चलेंगे कि BCC की पैकिंग एफिशिएंसी 68% होती है। इसमें आपको नोट क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें नोट करनी है एक्सेप्ट दिस। आप इसे नोट मत करिएगा, आप ये डायग्राम बनाइएगा। ये आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं दैट C = 4r। इतनी लंबी चौड़ी रामायण लिखने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी सब चीज़ें तो नोट करने लायक हैं ही। तीसरे की पैकिंग एफिशिएंसी समझ लेते हैं, जो बचता है हमारा कौन सा, प्रिमिटिव यूनिट सेल, या जैसे सिंपल क्यूबिक लैटिस बोला है इन लोगों ने यहाँ पे, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात कर रहा है। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, ये बहुत सिंपल है। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है कि 8 जो एटम है वो कॉर्नर पे रखे होते हैं, इस तरीके से 8 जो एटम है वो 8 कॉर्नर पे रखे होते हैं। तो अगर आप वॉल्यूम, मैं बोलूँ कि टोटल एटम कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, तो सब बोल सकते हैं कि एक ही एटम प्रेजेंट होता है। और यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि जो एज लेंथ है वो किसके बराबर है, वो 2r के बराबर है। तो ये एज जो है वो इसका रेडियस और इसका रेडियस किसके बराबर हो गया, 2r के बराबर हो गया। ए यहाँ से हो गया 2r के बराबर। आगे चल रहे तो वॉल्यूम अगर आप निकालोगे यूनिट सेल की तो कितनी होती है, a³, तो 2r का क्यूब 8r³ हो जाएगा। कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स हैं, एक ही हैं, तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 4/3 πr³ हो जाएगी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इंटू 100%, 4/3 πr³ अपॉन 8r³, r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, पाई की वैल्यू पुट करोगे 3.14, सॉल्व करोगे यहाँ से तो आंसर आ जाएगा कितना, 52.36%। नियरली उसे आप 52.4% के इक्वल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली लाइन आप अलग से लिखिएगा चेंज करके इस बात को, क्या कि जो एफिशिएंसी है, पैकिंग एफिशिएंसी हमने देखा कि इसमें आई 52.4% सिंपल वाले में, इसमें जो हमने बॉडी सेंटर पढ़ा उसमें आई 68%, और जो ऊपर पढ़ा हमने CCP और HCP वाला उसमें आई 74%। तो मैक्सिमम किसकी है, CCP और HCP पिक्चर्स की मैक्सिमम है। तो यहाँ पे वही बात हमने लिखी है, तो आप इसे कंक्लूड करके लास्ट में इस वाली लाइन को लिख लीजिएगा कंक्लूजन में डाल के। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आगे की चीज़ें कवर कराएंगे बाद में। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। जो बच्चे अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल की वीडियो को, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम रही हो तो कमेंट करिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में जाके। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय।